अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा हूँ, लेकिन मैं अब हकीकत में मर्डर किया हूँ। तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। मैं कोई गंगवार नहीं हूँ कि मुझे केस खुलने का डर लगा रहेगा। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा जी सीसी। क्या हो कि अगर एक शख्स जो आपके ही गली में, आपके ही घर में और आपके ही बगल में रोज सोता हो और अचानक से आपके घर पे दस्तक आती है पुलिस की और वो इंसान को पकड़ के ले जाती है, क्या रिएक्शन होगा आपका? इस तरीके का केस आज का भी है। ये कहानी शुरू होती है 2006 की, लेकिन शुरुआत की बात कही जाए तो 1998 से कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी में होता क्या है, वारदात को समझाती है। तिहाड़ जेल में एक रात को कॉल आता है 20 अक्टूबर 2006। तिहाड़ जेल में कॉल आता है, एक अनजान व्यक्ति बात करता है, कहता है तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर तुम लोगों के लिए एक टोकरे में कुछ रखा है, जाके उसे ले लो। इतना कहते ही कॉल कट जाती है। कॉल करते ही पुलिस वाले भाग के जाते हैं, गेट नंबर 3 के बाहर जाकर देखते हैं तो उस बास्केट में, उस टोकरे में एक लाश मिलती है जो पूरी तरीके से लिपटी होती है एक कपड़े के अंदर और एक पन्नी के अंदर। उसमें एक पन्ने में बात भी लिखी होती है, जिसमें एक व्यक्ति ने लेटर में लिखा होता है कि सावधान हो जाओ, और बहुत संविधान को बुरी तरीके से गाली जाती है और ये कहा जाता है कि सावधान हो जाओ, मेरे को अगर पकड़ना चाहते हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। इस तरीके की वारदात तिहाड़ जेल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो कि जाना माना जेल नहीं है, नंबर 1 जेल है जहाँ पर ऐसी वारदात को अंजाम देना बड़ा ही मुश्किल है। किसी अगल बगल के व्यक्ति ने उस इंसान को टोकरा रखते वक्त या टोकरा उठाते वक्त कुछ भी नहीं देखा था। इतनी बारीकी से, इतनी सफाई से उसने हर एक काम को अंजाम दिया था। होता क्या है कि ये जो कॉल है, इसको ट्रेस किया जाता है। पुलिस इस बात को पता लगाने में लग जाती है कि उसको कॉल किसने किया था। तो पता चलता है कि एक पीसीओ से कॉल आया था, एसटीडी पीसीओ से। एक व्यक्ति वहाँ जाते हैं, उस लोकेशन पे पता चलता है कि वहाँ पे व्यक्ति बोलता है कि वहाँ केवल एक ही इंसान आया था, लेकिन उसका चेहरा ढका था तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन उस एक इंसान ने ही आके यहाँ पे कॉल की है। ये बात पता चल जाती है, लेकिन पुलिस अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाती है कि वो लाश भी किस चीज़ की है, क्योंकि उस लाश को टोकरे में रखा तो गया था, लेकिन उसका सर मौजूद नहीं था। ये थी 2006 20 अक्टूबर की बात। अगली कॉल दोबारा फिर से तिहाड़ जेल में आती है 2007 25 अप्रैल। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर तुम लोगों के लिए फिर से बोला जाता है कि टोकरे में कुछ रखा है, जाके उसे ले लो। इतना कहते ही कॉल कट हो जाती है और फिर भाग के पुलिस वहीं पे जाके देखती है, उसी जगह पर, उसी पॉइंट, उसी लोकेशन पर, उसी समय टोकरे में एक लाश फिर से मिलती है, लेकिन इस बार वो लाश बुरी तरीके से एक पन्नी में जकड़ी हुई थी, जंजीरों के साथ बांधी हुई थी। उसे खोलना बड़ा ही मुश्किल था, उसे खोल पाना बहुत मुश्किल था। एक व्यक्ति बगल में होता है जो जैसे ठेले पे जा रहे हुए व्यक्ति होते हैं जो सब्जी और ये सब चीज़ों को बेचते हैं, वो कहते हैं कि हम इसे खोल देंगे, और वो बड़ी मशक्क़त के साथ उस चीज़ को खोलते हैं। खोलने के बाद मिलती है एक व्यक्ति की लाश। उस लाश का पूरा सर, शरीर, सब कुछ होता है, लेकिन सर नहीं होता। फिर से उसी तरीके से मौत हुई थी एक और नए शख्स की। अब पुलिस वाले इस वारदात को अंजाम देने में लग जाते हैं कि इस व्यक्ति का पता लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति कोई साइको व्यक्ति है, क्योंकि इस बार उसने जो खत में लिखा था वो बड़ा ही विचित्र था। अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा हूँ, लेकिन मैं अब हकीकत में मर्डर किया हूँ। तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। मैं कोई गंगवार नहीं हूँ कि मुझे केस खुलने का डर लगा रहेगा। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा जी सीसी। और
अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो मेरे नाम पर एक बड़ा इनाम रखो, पकड़ने के लिए मेरे को जो है बड़ा इनाम रखो। और इस चीज़ को भी वो बोलता है वहाँ पे कि मैं ये काम 7-8 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पुलिस ने अभी तक बिल्कुल पकड़ भी नहीं पाई है। तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, और अगर मेरे को पकड़ने के कुछ इनाम रखना चाहते हो तो उस इनाम को बहुत बड़ा इनाम रखना। ये साइको की पहचान है, ये पता चल जाता है क्योंकि वो 7-8 सालों से मौतें लगातार कर रहा था। तो पुलिस भी इस बात को लेकर बड़ा सीरियस हो जाती है, इस मामले में नहीं कि वो व्यक्ति दोबारा इस चीज़ को करेगा, इसलिए कि एक और मौत ना हो जाए। अब बात क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरुआत की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में आप सभी को पता है पहले चेक किया जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया हो बहुत पहले। तो वारदात में चलता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि 1998 में एक केस ऐसा आया था जिसमें सिमिलर तरीके से, सेम टू सेम तरीके से मौत को अंजाम दिया गया था। एक व्यक्ति की लाश तिहाड़ जेल के बाहर मिलती है। कॉल इस तरीके से आता है, सारी वारदात, सारी चीज़ें बिल्कुल एक जैसी। तब इस बात का पता चल जाता है कि कोई है व्यक्ति जो उस तरीके से मौत कर रहा है, या ये वही व्यक्ति है जिसने इस चीज़ को अंजाम दिया है। इस बारे में पता लगाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि 1998 में भी जब इस केस को छानबीन की जा रही थी तो 2 साल तक ये केस चला था कोर्ट के अंदर, लेकिन उसके बाद इस केस को बंद कर दिया गया क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पहचान नहीं मिली, कोई भी वारदात सामने नहीं निकल के आती है। तो ये कहानी जो है, मैं बता देती हूँ, ये कहानी नहीं, ये रियलिटी है। इस व्यक्ति का नाम है जिसने इस सीरियल किलर को अंजाम दिया है, चंद्रकांत झा। जी हाँ, चंद्रकांत झा। इसके लिखावट से इस चीज़ की पुष्टि पहले पड़ताल करती है पुलिस, तो पता चलता है कि इसके लिखावट बिहारी एक्सेंट है। बिहारी एक्सेंट मतलब बिहारी भाषा में चीज़ों को लिखा गया है, तरीके से पता चल रहा था। तो जब इस बात को पता चलता है तो पुलिस थोड़ा सा और छानबीन मारती है, पता लगाती है कि इस व्यक्ति का कैसे पता चलेगा। तो होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन में वहाँ पे एक जगह, एक किसी एड्रेस का लोकेशन दिया जाता है कि ये व्यक्ति किसी के अंडर होकर काम कर रहा था। तो थोड़ा लोकेशन या किसी व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है जिसने इस बात का जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो उस व्यक्ति के घर जाती है पुलिस और पता लगाती है कि ये व्यक्ति है कौन। जाके हम पड़ताल करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो वहाँ जाती है पुलिस। तो वहाँ पे पता चलता है इस व्यक्ति के बारे में, चंद्रकांत जो झा है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र है 40 साल, जो अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली रहने आया था बिहार शहर को छोड़कर। जैसे आप सभी जानते हैं, बिहार यूपी से काफ़ी सारे लोग आते हैं कमाने के लिए मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में। तो ये व्यक्ति भी कमाने के लिए अपनी बेटियों का उज्जवल भविष्य के लिए शहर आता है। तभी उस समय कोई सीरियल किलर नहीं होता है। हाँ, इसके मन में थोड़ा गुस्सा ज़्यादातर रहता था। गाँव वाले बताते हैं कि इसके मन में इतना ज़्यादा गुस्सा रहता था कि हम इससे बहुत डरा करते थे। ये कभी भी छोटी छोटी बातों पर ऊंच नीच कर देता था, कभी कभी हम पे लड़ाई हावी हो जाता था। तो हम बहुत डरते थे इस व्यक्ति से लड़ने के लिए भी। तो जब ये चंद्रकांत पहली बार आता है दिल्ली में, तो दिल्ली में आके इसने एक कार्ट खरीदी जिसमें ये सब्जियां बेचने का काम करता था और सब्जी बेच के अपने घर का पालन पोषण कर रहा था। तो बात आती है कि अब ये बना किस तरीके से। एक रात जब वो सब्जियां बेचकर वापस लौट रहा था तो एक गुंडे जो है, नाम बताया जाए आपको, तो ये गुंडा जो है एक साधारण व्यक्ति को मार रहा होता है। तो ये उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है और उस गुंडे ने इसको इतनी बुरी तरह मारा, इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया था कि इसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, अधमरी हालत में से छोड़ दिया गया था। तब चंद्रकांत दुबे के मन में जो है यहाँ पे चंद्रकांत झा के मन में इस बात की क्लैरिटी हो गई कि अब मुझे नहीं रुकना है, कमज़ोर बनना बेकार है, मुझे मजबूत बनना पड़ेगा और अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति की ही है पहचान इस दुनिया में। तो अपने आप के लिए वो क्या करता है, मार्शल आर्ट सीखने लग जाता है। और यहाँ पे जानते हैं आप सभी, मार्शल आर्ट सीखने से वैसे मतलब उसके हाथ पैर से मजबूत करता है उस चीज़ के लिए। और इस तरीके का अपने काम करते करते वो एक यूनियन लीडर होते हैं जहाँ पे वो लेबर का काम करता था। तो यूनियन लीडर थे जो कि हफ्ता लेते थे, हफ्ता बोलते थोड़ा सा पैसा उनके काम में जो है, जो भी कमाई होती है उसमें थोड़ा सा अपना अपना जो है हक मांगते हैं। तो इस तरीके से मांग रहा था। तो चंद्रकांत झा ने इस देने से मना कर देता है। जब देने से मना कर देता है तो फिर हाथापाई हो जाती है। हाथापाई में चंद्रकांत झा की तरफ से एक हाथ पर कट हो जाता है यूनियन लीडर के।
तो इस बात का जैसे ही हाथ में कट हो जाता है तो यूनियन लीडर जो है इसको फिर से जेल भेज सकता है, जहाँ पे अपनी पत्नी के साथ इसे जेल जाना पड़ता है, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उस पत्नी को भी जाना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं जेल में उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, उसकी पत्नी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। तो इस व्यक्ति भी जब इसे ही बाहर निकलता है तब ये सोच लेता है कि मैं उस यूनियन लीडर को छोड़ूंगा नहीं। और बिल्कुल उसी तरीके से 1998 में जब ये बाहर निकल के आता है तो ये यूनियन लीडर को मारने के लिए पूरा प्लान बनाता है, पूरी तरीके से बनाता है। उस व्यक्ति को गायब करके उसे काट कर और उस जिस कमरे में वो काटता था उसी कमरे में खाना बना कर भी खाया करता था। तो क्या होता है, ये यूनियन लीडर को मारता है, मारने का उसकी लाश को सेम इसी तरीके से तिहाड़ जेल के सामने जाके रख देता है, ताकि जिसकी लाश है, जिसको पता चले, इसके परिवार वाले को उसकी लाश दे दी जाए। लेकिन उसका सर काट कर यमुना नदी में बहाता है, क्योंकि ये मानता था कि पाप धोने के लिए यमुना गंगा जैसी नदियों से बेहतर कोई और नदी नहीं है। तो ये इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है और ये हर बार 2003 में इसने 2 मौतें की, जिसका भी इसने सेम इसी तरीके से सर काट कर यमुना नदी में बहाया, जिसके बारे में इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया है। इसको पकड़ने का तरीका यही था कि इन्वेस्टिगेशन में इसका एक एड्रेस सामने आता है निकल के, जिसमें कि पुलिस मौका वारदात पे वहाँ उस जगह पे पहुँचती है जहाँ पर ये व्यक्ति रहता है। इस पे जो है थोड़ा शक किया जाता है, पता चलता है कि ये व्यक्ति ने एक और जगह ले रखी है जहाँ पे इस कार्य को अंजाम देता था। जिस जगह ये मारता था, व्यक्तियों की लाश को काटता था, उसी जगह पे बगल में मरी हुई लाश के बगल में बैठ के खाना बना के खाता भी था। गांव वाले इस बात को इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा डरा करते थे, कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ लड़ाई करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से हमसे गुस्सा हो जाता है, मारपीट पे भी आ जाता है, हम इससे बहुत डरते हैं क्योंकि ये कुछ गलत काम ना कर बैठे हम लोगों के साथ। उसकी लिखावट से क्लैरिटी हो जाती है कि वो एक बिहारी एक्सेंट का है। जैसे उसके घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस पहुंचती है, उस दौरान पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वही है जो बिहारी भी है, बिहार से बिलोंग करता है, और इसकी एक्सेंट, इसकी राइटिंग सब कुछ मैच करती है। तो पुलिस को जब क्लैरिटी होती है तो इसको इसके घर से पकड़ लिया जाता है। तब उसके अगल बगल पड़ोस के सभी लोगों को पता चलता है कि ये कितना बड़ा सीरियल साइको किलर है, क्योंकि इसके शक्ल पर एक भी शिकवा नहीं था कि इसने मौतें की है। ये एक मॉन्क की तरह हरकतें करता है। मॉन्क मतलब जैसे साधु संत, जिन्हें कोई भी कार्य का अच्छा हो, उनके साथ बुरा हो, कोई शक्ल पे कोई शिकवा नहीं होता, कोई भी गिला नहीं होता कि मुझे दुख हो रहा है या सुख हो रहा है। उसी प्रकार से इसके शक्ल पे कोई भी शिकवा इसको नहीं होता कि मैंने इतनी मौतें कर दी हैं। किसी भी चीज़ का ये माफ़ी नहीं मांगता है। इससे ये चीज़ के भी कोई भी वो नहीं था कि इसने बहुत गलत कार्य किया है। ये साइको है, ये साइको व्यक्ति जो एक खुलेआम 7-8 सालों से इस दिल्ली जैसे शहरों में घूम रहा था, और पुलिस पकड़ने में इस चीज़ को जो है यहाँ पे कामयाब रही। कब जाके 2007 में जाके इसको पकड़ने में कामयाब होती है पुलिस, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस चीज़ को पकड़ा जाता है। तो अब बात आया जाए आपको सीधी तौर पे बात कि ये साइकोपाथ जो किलर्स है, ये साइको किलर्स जो है, ये बनते कैसे सीरियल किलर्स। अक्सर बताया ये जाता है कि जब ये छोटा था तो इसकी माँ थी घर में, जहाँ पे ये अपनी बात को कह नहीं पाता था, अपनी माँ से बयान नहीं कर पाता था। इसे छोटी छोटी बात पर टोका जाता था, क्योंकि ये बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करता था, और वहाँ पे तंगी के कारण इसकी माँ बाप भी इसे टोकते थे, डांटते थे, इसकी बात को कभी सुना नहीं जाता था। तो ये इसके मन में कहीं ना कहीं ये बातें दब जाती हैं, और ये दबी दबी बातें जब बड़ा होता है तब भी ये बड़ा हो जाता है। जब इसके माँ बाप नहीं रहते हैं तो इसे लगता है कि अब मैं ही बड़ा हूँ, मेरी बात भी सुनी जाए, मेरी बात को भी माना जाए, और मुझे अब कोई भी चुपचाप ना करवा के रखे। तो ये सब बातें इसके दिमाग पे हावी हो जाती हैं, जिसका अंजाम ये निकलता है कि ये एक साइको किलर बन जाता है। और इसे कोई बात का शिकवा इसलिए नहीं है क्योंकि इसने जो भी किया है वो अच्छा किया था इसकी नज़रों में, क्योंकि इसे अपना जो है हक, अपना जो है फ्रीडम, अपनी जो आज़ादी वो मिल रही थी। अपनी बात कहने का तरीका, अपनी मनमानी को चलाने का तरीका, इस कार्य को करके ये खुश था। इसलिए इसके मन में, इसके दिल पर, इसके चेहरे पर कोई भी शिकवा गिला नहीं था। तो बता दिया जाए कि अगर आपके आसपास अगल बगल आपके घर में अगर आपके कोई छोटे बच्चे या बड़े कोई व्यक्ति है जिसकी आप बात नहीं सुनते, इसकी बात को दबाया जाता है, तो कृपया करके उसकी बात को ना दबाएं। सभी व्यक्तियों की अच्छी हो चाहे बुरी हो, बातों को उभारें, बातों को सुने और उस पर पूरा निष्कर्ष निकालें कि क्या बात है क्या नहीं बात है।
अगर आप किसी व्यक्ति की बात को बिल्कुल दबा देते हैं तो आपको ही अंजाम उल्टा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति के दिल में फ्रीडम, एक बोला जाता है आज़ादी, सभी व्यक्ति, सभी इंसान, सभी जीवों को चाहिए होती है। अगर आप किसी को पिंजरे में बांध कर रखोगे तो वो एक दिन कुछ इस तरीके से निकल के सामने आ सकता है। तो याद रखें, सबसे मित्रता रखें, सबकी बात को सुनें, अच्छी हो चाहे बुरी हो, किसी को दबा के ना रखें, चाहे आपका बेटा, चाहे आपकी बेटी, या आपके घर में कोई बड़ा छोटा कोई भी हो। सब मिलजुल कर रहें, इस बात को बयां करने दें, सबकी बातों को, सबके जहन में रहने वाली हर एक चीज़ को बयां करने दें, क्योंकि छोटी सी बात, छोटी सी चिंगारी पूरी आग लगा सकती है। उसी प्रकार से ये छोटी सी बात जिसकी मां ने नहीं समझी, उसकी बात को दबाया जाता था, वो आज इतनी बड़ी वारदात हो गई कि यहाँ पे उसने 7-8 सालों में कम से कम 6-7 मौतें आराम से करनी थी। तो इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और इस बात की पड़ताल करते रहें। अगर आप लोग के पास किसी एक व्यक्ति का, किसी इंसान का कोई केस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके आप लोग को अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।